एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। वहीं टीकाकरण की चर्चा करते हुए कहा कि जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही हमारा टीकाकरण कार्यक्रम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। इसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली की हिंसा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी। मोदी ने कहा, इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों पर पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ। मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। पीएम मोदी ने कहा, पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को आश्चर्य होता है स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन ये सच्चाई है। नई तकनीक की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। रातों रात गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। 26 तारीख को लाल किले पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद लगातार किसान वापस जा रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने का आदेश भी दे दिया गया था, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत मीडिया के सामने रोज आने की घटना के बाद से एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जत्थों का जुटना शुरू हो गया है। हालात ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का मजमा लगना शुरू हो गया है और दूर दूर तक एक बार फिर ट्रैक्टर ट्रॉली ही नजर आ रही है। किसानों के बढ़ते हुजूम को देखकर सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं, वो इस पर चर्चा करें। किसानों और सरकार के बीच बस एक कॉल की दूरी है। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ती संख्या और किसान दिल्ली की ओर कूच न कर सकें, इसके लिए गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई। गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस को आशंका है कि 1 फरवरी को जिस दिन संसद में बजट सत्र पेश होना है, ऐसे में किसान कहीं दिल्ली की तरफ कूच न कर दें। इसी आशंका के चलते यह बैरिकेडिंग की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिसमें NH-24 पूरी तरह से बंद हो गया है। नोएडा से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते के अलावा दिल्ली से इंद्रपुर और नोएडा जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। इससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए नुकीले तारों वाली बैरिकेडिंग भी लगाई है। दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी भी हालत में किसान दिल्ली में घुस न पाए। संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों का विरोध में दिल्ली सीमा पर किसानों को प्रदर्शन करते हुए 67 दिन हो गए हैं। समस्या का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। गणतंत्र दिवस पर किसान परेड में हुई हिंसक घटना के बाद कई किसान और बड़े किसान नेताओं ने आंदोलन से अपना नाम पीछे ले लिया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद भारी संख्या में बॉर्डर पर वापस लौटे हैं और प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बढ़ते हुए तनाव को देखकर केंद्र और किसानों के बीच अगले दौर की वार्ता 2 फरवरी को आयोजित की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन करते हुए 65 दिन हो गए हैं। दिल्ली में हुई हिंसक घटना के बाद विरोध स्थल पर किसानों की आने की संख्या बढ़ गई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया गया है। सुरक्षा को सार्वजनिक बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
29 जनवरी को रात 11 बजे से लेकर 31 जनवरी की रात 11 बजे तक 3 सीमा और उनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में अब तक 1000 से अधिक गांवों में गंगा के तट तक प्रतिदिन आरती की योजना बनाई गई है। योगी सरकार ने यूपी में सैकड़ों गांवों में गंगा किनारे आरती कराने की विशेष व्यवस्था की है। यूपी सरकार बिजनौर से बलिया तक गंगा आरती की व्यवस्था कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार 1038 नए आरती स्थलों का निर्माण करने जा रही है। काशी, प्रयागराज समेत प्रदेश में करीब 1100 स्थानों पर गंगा आरती होगी। नमामि गंगे विभाग की अगुवाई में गंगा के दोनों किनारे बसे 1038 गाँव में नए आरती स्थल बनाए जाएंगे। बताया गया है कि गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में बसे गाँवों में पर्यटन विभाग के सहयोग से चबूतरे बनेंगे। आरती चबूतरों पर प्रतिदिन तय समय पर गंगा आरती का आयोजन होगा। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बिजनौर से बलिया तक गंगा के दोनों किनारों पर बसे 1038 गाँवों के नए आरती स्थल के तौर पर चुना है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारत में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस अभियान को प्रारंभ करते हुए लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय से बच्चों को पल्स पोलियो पिलाकर अभियान को शुरू किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, भारत में पोलियो का अंतिम मामला 2010 में आया था। भारत ने पोलियो से जंग जीत ली थी। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर भारत के बच्चों में भी पोलियो का संक्रमण फैल न जाए, इसलिए यह अभियान निरंतर चलाने की जरूरत है। प्रदेश में पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। प्रदेश में पोलियो बूथ की संख्या 1,10,000 है, जिसमें 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को ड्रॉप पिलाई जाएगी। घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए 59,000 टीमों का गठन किया गया है। पोलियो अभियान के लिए 23,000 सुपरवाइजर, 6500 ट्रांजिट टीमें, 1700 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली 1.75 करोड़ की आबादी का राज्य है, जहां कोविड-19 महामारी से 10,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन यहाँ मात्र 8,500 मौतें हुई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। उन्हें 1 सप्ताह पूरी तरह से आराम करने की हिदायत दी गई है। डॉक्टरों के मुताबिक सौरव गांगुली की तबीयत अब ठीक है। हाल ही में सौरव गांगुली को हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी। आपको बता दें, गांगुली की इस साल की शुरुआत में 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। उनकी धमनी में अवरोध दूर करने के लिए एंजियोप्लास्टी की गई थी। पहली बार एंजियोप्लास्टी के बाद सौरव गांगुली काफी स्वस्थ नजर आ रहे थे और उन्होंने आईपीएल की तैयारियों का जायजा भी लिया था, लेकिन दोबारा तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। बता दें कि दूसरी एंजियोप्लास्टी में बीसीसीआई चीफ के दिल में 2 स्टेंट लगाए गए हैं। करीब 1 घंटे की इस प्रक्रिया के बाद उन्हें बेड पर शिफ्ट किया गया था। सौरव गांगुली की तबीयत की जानकारी लेने ममता बनर्जी भी अपोलो अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर सौरव गांगुली की तबीयत के बारे में जानकारी दी थी और उनके जल्द ठीक होने की कामना की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सियासत गरमाती जा रही है। दिल्ली में टीएमसी के 5 नेता दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी नेता मदन मिश्रा ने बंगाल में बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला किया है। मदन मिश्रा ने कहा कि अगर बीजेपी वाले दूध मांगते हैं तो खीर देंगे, लेकिन अगर बंगाल मांगेंगे तो खीर देंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला। उत्तर 24 परगना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी नेता ने बीजेपी के लिए धमकी भरे कई शब्दों का इस्तेमाल किया। मदन मिश्रा ने कहा कि मैं सुबह की मीटिंग में शामिल हो जाऊंगा और शाम को मसाले लेकर आऊंगा। मदन मिश्रा उत्तर 24 परगना के अशोक नगर में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि मोदी चाहे तो मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। उन्होंने मोदी शब्द का मतलब लोकतंत्र की हत्या से जोड़कर बताया। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,052 मामले सामने आए हैं।
तो वहीं 127 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई। भारत में अब तक कुल संक्रमण का आंकड़ा लगभग 1,07,00,000 की पार कर गया है। तो वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 15,14,000 के पार पहुंच गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,67,784 है। वहीं 13,995 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 1,04,00,000 के पार पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर सियासी गलियारों में माहौल काफी गर्म हो गया है। रविवार को कांग्रेस द्वारा AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा, हमें बंगाल चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बैंड बाजा पार्टी जिसे कभी कांग्रेस के रूप में जाना जाता था, उसने हमें भाजपा की बी टीम कहना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी भी ऐसी ही बातें करती हैं, लेकिन यह लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने कलबुर्गी जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं और दूसरी तरफ गांधी की हत्या के साजिशकर्ता सावरकर की पूजा करते हैं। आगे ओवैसी ने कहा, मैं यहाँ सावरकर का नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कपूर ने भी सावरकर का नाम लिया था और जस्टिस कपूर कमिश्नर द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश सावरकर ने की थी। ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, अगर कांग्रेस ने गांधी जी की हत्या की जांच ठीक से कराई होती तो आरएसएस भी गांधी की हत्या में शामिल था और आरएसएस के नेता भी गिरफ्तार होते। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार से नोवावैक्स कंपनी के साथ बनाए गए टीके कोवोवैक्स के लिए परीक्षण की अनुमति मांगी है। सीरम के CEO आदर पूनावाला के अनुसार नोवैक्स कंपनी के साथ बनाए गए टीके के परिणाम संतोषजनक मिले हैं, इसीलिए केंद्र सरकार से इसके परीक्षण की अनुमति मांगी गई है। कंपनी की ओर से इसके लिए एक आवेदन भी दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्राप्त आवेदन पर पिछले सप्ताह ही विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षण को लेकर विचार विमर्श किया गया था। उस दौरान परीक्षण के परिणाम मौजूद नहीं थे। परिणाम मिलने के बाद आगे का फैसला लिया जा सकता है। ब्रिटेन में कोवैक्स टीके पर किए गए मानव परीक्षण में वैक्सीन का असर 89.3% तक को देखने को मिला है। पूनावाला के अनुसार अगर जल्द ही इस वैक्सीन को परीक्षण की अनुमति मिल जाती है तो आगामी जून महीने तक भारत के पास एक और टीका उपलब्ध हो जाएगा। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बिडेन के सत्ता संभालने के साथ ही एक बार फिर से दक्षिण चीन सागर पर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात दिखने लगे हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को चेतावनी दी हुई है। बाइडेन ने सत्ता संभालने के साथ ही चीन से अपील की थी कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और ताइवान के मुद्दे पर चीन कुटिल चालें चलना बंद कर दे, लेकिन अमेरिका की इस अपील का चीन पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। उल्टा चीन के लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का अभ्यास कर रहे हैं। चीन की यही हरकत अमेरिका को सीधे युद्ध के लिए ललकार रही है। गौरतलब है कि चीन के लिए अमेरिका को युद्ध के लिए ललकारना यह उपयुक्त समय है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में अमेरिका ही नंबर 1 पर बना रहा है। दूसरा, अमेरिका में हाल ही में सत्ता बदलाव हुआ है, जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने। इस वजह से युद्ध संकट बाइडेन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है और ऐसे में चीन इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता है। ऐसी हरकतें करके चीन अपने नापाक इरादे दर्शा रहा है।